हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सादर आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत है। आज हम जो बीए पार्ट जो द्वितीय वर्ष था उसके टॉपिक को हम जो आगे बढ़ा रहे थे, यानी हम पहुंच गए थे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर। जब हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की आपसे बात कर रहे थे कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो सामान्य वर्गीकरण की हमने बात कर ली थी, और सामान्य वर्गीकरण के साथ साथ जो हमने जो बात की थी आपसे वह बात की थी विभिन्न भूगोल वेताओं के अनुसार। तो वह भूगोल वेता जो हमारे पास में जो आ रहे थे वो भूगोल वेता थे, यानी जीन ब्रुन्स महोदय के बारे में हमने चर्चा की थी। जीन ब्रुन्स महोदय के साथ साथ जो हमने चर्चा की थी वह हमने चर्चा की थी किसके अनुसार? हमने चर्चा की थी विडाल्डी लाब्लास महोदय के अनुसार। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो ये हमारे आज का टॉपिक है ये भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र ही है। तो आज हम ये जो बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है जिसका नाम है मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी यह मानव भूगोल वाला जो हमारे पास में बिंदु है या मानव भूगोल का जो टॉपिक है, इस टॉपिक की यदि हम आपसे बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो यह जो प्रश्न पत्र है, यह प्रश्न पत्र यदि क्रम के अनुसार हम बात करते हैं तो कौन सा प्रश्न पत्र आता है? यह प्रश्न पत्र है द्वितीय प्रश्न पत्र। कौन सा प्रश्न पत्र है? यह द्वितीय प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र है ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल। इसके हम स्कोप की बात कर रहे थे, इसके हम विषय क्षेत्र की बात कर रहे थे। तो इसका यदि हम विषय क्षेत्र पढ़े तो आज हमारे पास में जो नए भूगोल वेता आ रहे हैं वह आ रहे फिंच और टिवार्था के अनुसार, यानी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। देखिए आप, हम बात करते हैं फिंच और टिवार्था की। इनके अनुसार फिंच एवं टिवार्था के अनुसार मानव भूगोल का स्कोप, हम किसकी बात कर रहे हैं? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की, यानी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र किसके अनुसार आ रहा है? एक तो आ रहा है फिंच के अनुसार, और दूसरा किसके अनुसार आ रहा है? दूसरा हमारे पास में आ रहा है टिवार्था के अनुसार। तो हम फिंच और टिवार्था की हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सामान्य चर्चा पर आते हैं। सामान्य चर्चा के साथ साथ हम इस टॉपिक को आगे गति दे रहे हैं। देखिए आप, फिंच और टिवार्था ने, ऊपर लिख दूं मैं, फिंच व टिवार्था ने, फिंच व टिवार्था ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर विस्तृत चर्चा की है। देखिए आप, फिंच व टिवार्था ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर
यानी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर क्या की है, विस्तृत चर्चा की है। ये टॉपिक है, ये हेडिंग है टॉपिक का, जहाँ मैं रेड लाइन से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरे को एक डायग्राम बनाना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पास में मैंने इसको सटा के लिख दिया है। ठीक है ना, आप थोड़ा सा देख लेना, वॉच कर लेना कि फिंच और टिवार्था ने, किसने, फिंच और टिवार्था ने, एक तो फिंच भूगोल वेता हैं और दूसरे भूगोल वेता कौन हैं, दूसरे हमारे पास में भूगोल वेता आ रहे हैं कौन, टिवार्था महोदय। इन दोनों के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इन दोनों के अनुसार जो हमारे पास में भूगोल का जो विषय क्षेत्र आया है, उस भूगोल के यदि मैं विषय क्षेत्र की आपसे बात करूं तो उन्होंने 2 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं। कितने प्रकार की क्रियाएं बताई हैं? उन्होंने 2 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं, फिंच और टिवार्था ने। ठीक है ना, फिंच और टिवार्था ने 2 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं। वो 2 प्रकार की क्रियाएं कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। यानी इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। कौन सी पुस्तक थी इन दोनों की? एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। देखिए, फिंच व टिवार्था ने अपने पुस्तक, यानी इन दोनों की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, फिंच व टिवार्था ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी में मानव भूगोल विषय क्षेत्र की व्याख्या इस प्रकार की है। देखिए, हम बात करते हैं फिंच और टिवार्था की। देखिए आप,
देखिए, मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र फिंच व टिवार्थ के अनुसार उनकी पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। उसमें किस प्रकार से चर्चा की है? प्राकृतिक दशा और सांस्कृतिक दशा। प्राकृतिक दशाएं नंबर 2, देखिए, प्राकृतिक दशाएं एवं सांस्कृतिक दशाएं। प्राकृतिक दशा से तो बन गया अपना कौन सा भूगोल? प्राकृतिक दशा से तो बना भौतिक भूगोल। ठीक है जी। और सांस्कृतिक दशा से बना हमारा कौन सा भूगोल? सांस्कृतिक भूगोल। देखो आप, प्राकृतिक दशाओं से तो बना भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और कल्चरल कंडीशन से बना हमारा कल्चर ज्योग्राफी। कौन सा भूगोल? सांस्कृतिक भूगोल की हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके जो भौतिक भूगोल के एलिमेंट्स हैं, हम उन एलिमेंट्स की आपसे बात कर लेते हैं। यानी सबसे पहला जलवायु की हम बात करते हैं यहाँ पर। यानी सबसे पहले जो इसका कारक आता है वह हमारे पास में आता है क्या? जलवायु। यानी हमारे पास में कौन सा कारक आया? जलवायु का कारक आ रहा है। यानी हम सबसे पहले जिस कारक को शामिल कर रहे हैं वह कारक आ रहा हमारे पास में जलवायु। देखिए, जलवायु के कारक में हम जो शामिल करेंगे वह हम शामिल करेंगे तापमान, वर्षा, जल आदि को। यानी हम यहाँ शामिल करेंगे किसको? चलो मैं इधर इसको शामिल कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ जिससे आपको वॉच करने में सुविधा रहे। तापमान, वर्षा, जल। देखिए आप, यानी हम जलवायु संबंधी कारक में फिंच और टिवार्थ यानी एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी आपकी यानी अपनी पुस्तक में इन्होंने जो मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे, जो बताया था, उन्होंने बताया था एक प्राकृतिक दशाएं यानी नेचुरल कंडीशंस, एक कल्चरल कंडीशंस। तो कल्चर कंडीशन से तो कल्चर ज्योग्राफी बन गई,
और नेचुरल कंडीशन से फिजिकल ज्योग्राफी बन गई, भौतिक भूगोल बन गया। भौतिक भूगोल का पहला जो हमारे पास में एलिमेंट्स आया वो आया हमारे पास में जलवायु यानी क्लाइमेट। तो जलवायु में हम किस किस को शामिल करते हैं? हम तापमान को शामिल करते हैं और वर्षा को शामिल करते हैं, और हम किसको शामिल करते हैं? जल आदि को सम्मिलित करते हैं। ठीक है जी, हम आदि को सम्मिलित करते हैं। इसमें किस किस को शामिल करते हैं? जो मैंने आपके सामने लिखा है, जैसे वर्षा है, जल है, आदि को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, अब आगे जो हमारे पास में जो बिंदु आ रहा है इसी का ही हम आगे जिस बिंदु को हम बढ़ा रहे हैं वह बिंदु जो हमारे पास में आया वह बिंदु आता है हमारे पास में धरातल की बनावट। धरातल की बनावट, अर्थात धरातल की जो बनावट में हम शामिल कर रहे हैं वह आ रहा है टेराइन पैटर्न। कौन सा पैटर्न आ रहा है? वहाँ का टेराइन पैटर्न आ रहा है। ठीक है ना, टेराइन पैटर्न को हम जो वहाँ की यानी फिजियोग्राफिक जो डिविजन्स होते हैं वो फिजियोग्राफिक्स डिवीजन में हम इसको क्या करते हैं? हम इसको शामिल करते हैं। तो देखिए आप यदि इन डिविजन्स की हम बात करते हैं तो यह डिविजन्स आते हैं हमारे पास में फिजियोग्राफिक डिविजन्स, यानी धरातल की बनावट। किसकी बनावट? धरातल की हम बनावट की बात कर रहे हैं। यानी इसमें क्या? इसमें जैसे पर्वत है, पठार है, देखिए क्या क्या आते हैं इसमें? पर्वत, पठार, मैदान। यानी इसमें जो हम शामिल करते हैं, पर्वत को शामिल करते हैं, पठार को सम्मिलित करते हैं, मैदान को सम्मिलित करते हैं, और इसी के साथ साथ हम भूतल की चट्टानों के गुण, यानी ये यहाँ पर ये इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, भूतल चट्टानों के गुण, यानी भूतल पर यानी सरफेस पर पाई जाने वाली चट्टानें, उन चट्टानों के गुण को ही हम किस में शामिल करते हैं? हम इसमें शामिल यानी इसमें शामिल करते हैं धरातल की बनावट में। और हम भूमि की बनावट, लैंड स्ट्रक्चर यानी भूमि बनावट को भी किस में शामिल करते हैं? धरातल की बनावट में ही हम शामिल करते हैं। हम आगे इस टॉपिक को बढ़ा रहे हैं तो आप देखिए जो हमारे पास में थर्ड क्रम आ रहा है, जो प्राकृतिक दशाएं हैं, उन प्राकृतिक दशाओं का जो थर्ड क्रम हमारे पास में आ रहा है, उस थर्ड क्रम की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं भूमि के साधन यानी परिवहन के साधन। लेकिन फिंच और टिवार्थ ने जो शब्दावली काम में लिया हम वही बात करते हैं। इन्होंने भूमि के साधन शब्दावली काम में ली है, यानी भूमि के साधन। क्या इन्होंने जो शब्दावली काम में ली है वह कौन सी शब्दावली काम में ली है? इन्होंने भूमि के साधन नाम की शब्दावली जो काम में ली है वह शब्दावली काम में ली है। देख, अब भूमि के कौन कौन से साधन हैं, यानी हम उन साधनों के बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए भूमि के जो साधन हमारे पास में आए,
हम उन साधनों की, भूमि के साधनों के बारे में यदि हम आपसे बात करते हैं तो देखिए, भूमि से प्राप्त संसाधन, भूमि से कौन कौन से हमारे को रिसोर्सेज प्राप्त हो रहे हैं। भूमि से प्राप्त संसाधन, जैसे खनिज संसाधन, जैसे जल संसाधन, ठीक है ना, ये सारे संसाधन, जैसे वन संसाधन, सारे कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? भूमि से प्राप्त संसाधन, भूमि के जलाशय, यानी भूमि के जलाशय, यानी भूमि पर स्थित वाटर बॉडीज, भूमि के जलाशय। इसके अलावा हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं आपसे? हम बात कर रहे हैं आपसे प्राकृतिक वनस्पति की बात इसी में करेंगे हम। पेट एनिमल यानी लिव स्टॉक, पशुपालन, पशुधन और पशु, ये भूमि के साधन है सारे, यानी भूमि से प्राप्त संसाधन, यानी हम जो रिसीव करते हैं, यानी लैंड से जो रिसीव जो हम करते हैं, यानी जो रिसोर्स करते हैं, तो हम रिसोर्स में कौन कौन से प्राप्त करते हैं? भूमि से प्राप्त, जैसे भूमि के जलाशय यानी वाटर बॉडीज, लैंड पर जो लोकेटेड जो वाटर बॉडीज हैं, यानी भूमि पर स्थित जो जल संसाधन है, मैं उनकी बात करूं आपसे। यानी उसी के साथ साथ यदि मैं आपसे बात करूं जलाशय की, और जलाशय के साथ साथ मैं आपसे बात करूं प्राकृतिक वनस्पति की, और प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ मैं बात करूं किसकी? मैं बात करूं आपके पास में पशु की। नेक्स्ट है भूमि के भौतिक एवं रासायनिक गुण। भूमि के भौतिक एवं रासायनिक गुण। भूमि का कौन सा गुण है? भूमि का एक तो मैं भौतिक गुण की बात कर रहा हूँ आपसे, और एक मैं भूमि के जिस गुण की बात कर रहा हूँ वह हमारे पास में गुण आता है कौन सा? रासायनिक गुण। यानी भूमि इन दोनों गुणों को जो धारित करती है, यानी एक तो भौतिक गुण को धारित करती है, यानी एक तो फिजियोलॉजिकल जो इसका मेरिट्स है, दूसरा जो इसका केमिकल वाला मेरिट, जैसे समुद्रों या सागरों से प्राप्त होने वाली लवणता आदि ये भूमि का गुण है। इसका मतलब हम रासायनिक गुण में शामिल कर देंगे भूमि से प्राप्त होने वाले भौतिक संसाधन, जिसमें विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म को हम शामिल करते हैं, विभिन्न प्रकार के हम संसाधनों को शामिल करते हैं, जिसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, लेक्स है आदि को हम इसमें कौन से गुण में शामिल करते हैं? हम यानी भूमि के जो फिजियो जो मेरिट्स है, यानी जो भौतिक गुण है, इस भौतिक गुण में हम जो शामिल करने जा रहे हैं उसमें हम शामिल करते हैं मिट्टी की दशा। इसका मतलब मिट्टी की दशा भी हम इसी में शामिल करेंगे। देखिए आप, मिट्टी की दशा, यानी मिट्टी की कंडीशन कैसी है, वहाँ पर किस प्रकार की क्या पाई जाती है, वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी मिट्टी के कंडीशन के। यानी हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो आपसे हम बात ये कर रहे हैं कि मिट्टी का वहाँ का गुण कैसा है, किस प्रकार की वहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, मैं उसकी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। उसे पाई जाने वाली उस स्थान विशेष की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में किस प्रकार का हम क्रॉप पैटर्न को काम में लेते हैं, किस प्रकार की फसलों की जो दशाएं होती हैं हम उन दशाओं को वहाँ पर काम में लेते हैं। मिट्टियों के विभाग और खनिज पदार्थ, दो चीज़ें और शामिल कर लो आप इसमें। एक हम इसमें बात कर लेंगे क्या, मिट्टियों के विभाग, और हम इसे में शामिल क्या कर लेंगे, इसे में हम शामिल कर लेते हैं खनिज पदार्थ।
यानी ये भूमि के भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं। कौन से गुण हैं? ये भूमि के भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं। तो जो हमारे पास में फिंच और जो टिवार था, जो भूगोलवेता आए, उन भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में जो उन्होंने विस्तृत चर्चा की है, तो इनकी बुक का नाम क्या था? एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। यानी इन्होंने अपनी इस पुस्तक में यानी भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में जो व्याख्या की है, तो व्याख्या किस प्रकार से की है? व्याख्या इस प्रकार से की है, सुनिए आप। सबसे पहले उनके पास में नेचुरल कंडीशंस आई, उनके पास में प्राकृतिक दशाएं आई। तो प्राकृतिक दशा से जिस भूगोल का निर्माण होता है वह भूगोल बना फिजिकल ज्योग्राफी। इसके आगे की यदि मैं आपसे बात करूं, उनसे कल्चरल कंडीशंस बने, उनसे सांस्कृतिक दशाएं बनी। तो उन सांस्कृतिक दशाओं से यानी जिस भूगोल का निर्माण होता है वह भूगोल हमारे पास में कौन सा भूगोल आया? वह भूगोल हमारे पास में आता है, मुख्य रूप से हम आपसे बात करते हैं तो वह भूगोल शामिल होता है हमारे पास में सांस्कृतिक भूगोल। मैं आपसे सांस्कृतिक भूगोल की बात करना चाह रहा हूँ। आगे जो हमारे पास में आता है सांस्कृतिक भूगोल के कुछ जो कंडीशंस हैं, यदि मैं उन कंडीशंस की बात करूं आपसे, तो हमारे पास में जो पहली कंडीशन आई है सांस्कृतिक भूगोल में, तो हम सांस्कृतिक भूगोल में जिसको शामिल करेंगे उसमें हम शामिल किसको करेंगे? हम शामिल करेंगे जनसंख्या को। किसको शामिल करें? हम सांस्कृतिक भूगोल में शामिल कर ले जनसंख्या को शामिल कर लेते हैं। देखिए, यानी ये गुण भी किसका गुण है? ये भी इसी भूगोल का गुण है। कौन से भूगोल का? सांस्कृतिक भूगोल का गुण है। देखिए आप यहां पर आइए, आप जनसंख्या क्या है? हम यहां पर बात कर रहे हैं जनसंख्या की, ठीक है ना? जनसंख्या की बात कर रहे हैं आपसे। हम जिसको शामिल कर रहे हैं यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं पॉपुलेशन को, यानी हम जनसंख्या को शामिल कर रहे हैं। तो हम जनसंख्या में किस किस को शामिल करें? देखो, हम जनसंख्या के में शामिल करेंगे, एक तो हम शामिल करेंगे यहाँ पर क्या? जनसंख्या घनत्व को शामिल कर लेते हैं। एक हम शामिल कर लेते हैं जनसंख्या हम वितरण को शामिल कर लेते हैं। यानी हम यहाँ पर जनसंख्या घनत्व को शामिल कर लेते हैं, जनसंख्या घनत्व के साथ साथ जनसंख्या वितरण प्रणाली को शामिल कर लेते हैं, और वितरण प्रणाली के साथ साथ ही हम संख्या को शामिल कर लेते हैं, काउंटिंग नंबर। और हम वहाँ पर किसको शामिल कर लेते हैं? हम संख्या को शामिल कर लेते हैं। देखिए आप इधर, हमने जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या घनत्व को शामिल किया, जनसंख्या घनत्व के साथ साथ हमने जनसंख्या वितरण को शामिल किया, और जनसंख्या वितरण के साथ साथ हमने नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की संख्या को हमने इसमें क्या शामिल किया? इसमें हमने शामिल किया, ठीक है। मानवीय अधिवास जो सेकेंड हमारे पास में टॉपिक आ रहा है वह आ रहा है कौन सा? वह आ रहा है मानवीय अधिवास। यह टॉपिक हमारे पास में आया। कौन सा अधिवास आया? हमारे पास में जो अधिवास आता है वह अधिवास आया हमारे पास में मानवीय, ठीक है ना? ह्यूमन सेटलमेंट जोन यानी मानव, ठीक है ना? तो हम उसमें बात करें निवास की किसमें, ठीक है ना? इसमें हम बात करें तो देखिए कौन कौन सी बात करें। एक तो हम इसमें जो बात कर रहे हैं आपसे वह बात कर रहे हैं निवास की जो किस्म है, हम उसकी आपसे बात कर रहे हैं। निवास की किस्म का मतलब आबादी, जो फिंच और टिवारता महोदय ने काम में लिया है। यानी
निवास की किस्में। हम बात कर रहे हैं आपसे एक तो निवास की किस्मों की, यानी फिंच और टिवारता महोदय ने जो व्याख्या की है, ठीक है ना, यानी निवास की किस्में, आबादी। आबादी इन्होंने क्या कहा है कि क्या ये बिखरी हुई है आबादी? इन्होंने ऐसा कहा है कि क्या ये आबादी बिखरी हुई है या फिर बिखरी हुई नहीं है, तो फिर ये आबादी कैसे है? तो फिर ये आबादी क्या घनीभूत है, क्या एक जगह संघनित है? क्या ये आबादी फिर घनीभूत है, यानी कौन से रूप में है? यह आबादी यदि बिखरी हुई नहीं है तो फिर किस रूप में है? यह आबादी आपको किस रूप में मिलेगी? यह रूप में मिलेगी घनीभूत रूप में, यानी समूह के रूप में मिलेगी आपको यह आबादी। इन्होंने दूसरा जो सांस्कृतिक भूगोल में जिस तथ्य को शामिल किया वह मानवीय अधिवास। तो मानवीय अधिवास की यदि मैं आपसे बात करूं तो मानवीय अधिवास एक ग्रामीण अधिवास होते हैं और एक शहरी अधिवास होते हैं, दो प्रकार के अधिवास होते हैं। फिर हम मकानों के इसमें पैटर्न की बात कर लेते हैं। यदि मैं आपसे मकानों के पैटर्न की बात करना चाहूँ तो हमारे पास में जो मकानों के पैटर्न आते हैं इसमें हम गणितीय ज्यामितीय संख्याओं का निर्धारणता के आधार पर हम उन संख्याओं का क्या करते हैं? हम उन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं उत्पत्ति से संबंधित दशाएं। किससे संबंधित? उत्पत्ति से संबंधित दशाएं। देखिए आप, जो उत्पत्ति से संबंधित है, क्या हैं? दशाएं। कौन सी दशाएं? उत्पत्ति से संबंधित, यानी हम उत्पत्ति से संबंधित दशाओं की बात कर रहे हैं। आप इस उत्पत्ति से संबंधित दशाओं पर आइए जिनकी हम विस्तार से व्याख्या कर सके, जिनकी हम विस्तार से क्या कर सकें? चर्चा कर सकते हैं। जिनके हम किस रूप में चर्चा करें? जिनकी हम विस्तार रूप में क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। कृषि, हम इसमें पहला जो बिंदु शामिल कर रहे हैं आपसे, वह बिंदु हमारे पास में आ रहा है ए क्रम का बिंदु। कौन से क्रम का बिंदु? ए क्रम का बिंदु। तो मैं जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, इस कृषि में मैं क्या क्या शामिल करूं? तो इस कृषि में मैं जो शामिल करूंगा, एक तो कृषि में हमारे पास में क्या आ जाएगा? खेतों का आकार। क्या आ जाएगा? खेतों का आकार आ जाएगा। किसका आकार आ जाएगा अपने पास में? कि कृषि में एक तो खेतों का आकार कैसा है, कृषि योग्य भूमि और कृषि की किस्में। कृषि योग्य भूमि कृषि की किस्में, ठीक है ना। कृषि योग्य भूमि और कृषि की किस्में। यदि मैं इसी में ही यदि मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास में जो बिंदु आएगा वह बिंदु आ जाएगा आ। यदि मैं यहाँ पर मैंने ए बिंदु में उत्पत्ति से संबंधित दशाओं में कृषि को शामिल किया और कृषि के साथ साथ अब मैं अगले बिंदु की ओर चल रहा हूँ, तो अगले बिंदु के रूप में जो मेरे पास में आ रहा है वह क्या आ रहा है? उद्योग धंधे। क्या आ रहे हैं? उद्योग धंधे आ रहे हैं मेरे पास में, ठीक है ना। तो उद्योग धंधे जो हैं, उन उद्योग धंधों में मैं किस किस को शामिल करूं? मशीनें, कच्चा माल, शक्ति के साधन। देखिए,
मशीनें कच्चा माल शक्ति के मशीनें कच्चा माल शक्ति के साधन और तैयार माल और कौन सा माल, यानी कौन सा माल और तैयार माल, ये सारे हमारे पास में किस में शामिल हो जाएंगे, ये सारे हमारे पास में उद्योग धंधों में शामिल हो जाएंगे। अगला है, इसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अगला जो हमारे पास में क्रम आ रहा है, तो अगला जो क्रम आया वह क्रम है हमारे पास में कौन सा क्रम, ई क्रम। यदि मैं ई क्रम की बात करूं तो मैं यहाँ लिखूंगा शोषक धंधे या शोषक उद्योग, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, शिकार करना, यानी लकड़ी काटना, शिकार करना, लकड़ी काटना, शिकार करना, मछली पकड़ना, क्या पकड़ना, यानी मछलियां पकड़ना, यानी मछली पकड़ना, और खनन, ये सारे किसमें शामिल हैं, ये सारे हमारे पास में जो शामिल हैं वो सारे शामिल हैं शोषक उद्योग में। हमारे पास में किसमें शामिल हैं, ये सारे शामिल हैं हमारे पास में शोषक उद्योग में। अब देखिए, ये जो हमारे पास में प्राकृतिक दशा आई, इस प्राकृतिक दशा की मैं बात करूं आपसे, प्राकृतिक दिशा का हमारे पास में प्रथम बिंदु है, ये इसका द्वितीय बिंदु है, ये इसका तृतीय बिंदु है और इसका चौथा बिंदु है। ठीक है जी। अब हम इसकी बात करते हैं, ये जो आपका भौतिक भूगोल तैयार हुआ भौतिक दशाओं से, इधर हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक दशाओं में यह है हमारे पास में कौन सा बिंदु है, पहला, यह है कौन सा है, दूसरा, यह है कौन सा है, तीसरा बिंदु है। देखिए आप, यानी इसी का ही जो चौथा बिंदु है, किसका, सांस्कृतिक दशाओं का जो चौथा बिंदु है, जो चौथा बिंदु है, इस चौथे बिंदु की बात करूं तो मैं चौथे बिंदु को यहाँ नीचे ले रहा हूँ, इस जगह नीचे, क्योंकि इधर स्पेस की थोड़े से मेरे पास में शॉर्टेज है, तो स्पेस की कमी होने के कारण से जो मैंने जिस चौथे बिंदु को मैंने जहाँ पर शामिल किया है, यदि मैं उस जगह की आपसे बात करूँ तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ डाइवर्ट कर रहा हूँ, इस जगह लेके आ रहा हूँ। तो आप 3 क्रम तो यहाँ तक बढ़ा दीजिएगा सांस्कृतिक दशाओं वाला, और जो चौथा क्रम आ रहा है वो चौथा क्रम को आप यहाँ बढ़ा दीजिए। ठीक है ना। आप थोड़ी सा बात करना, आप देखना इसको, मैं चौथे क्रम को यहाँ ले रहा हूँ। यानी जो चौथा क्रम हमारे पास में आ रहा है सांस्कृतिक दशाओं का चौथा क्रम, ठीक है ना। सांस्कृतिक दशाओं का जो हमारे पास में चौथा क्रम आया, आवागमन की दशाएं, आवागमन की दशाएं, आवागमन की क्या हमारे पास में आ रहा है, आवागमन की क्या दशाएं, पृथ्वी तल के मार्ग
और उनका घनत्व, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। पृथ्वी तल के मार्ग व उनका घनत्व, पृथ्वी तल के मार्ग व उनका घनत्व, आवागमन के साधन, आवागमन के साधन, उन आवागमन के साधनों से क्या होता है, आयात और क्या हो रहा है, आयात और क्या हो रहा है, निर्यात। उन आवागमन के साधनों से आयात और क्या हो रहा है, निर्यात। ठीक है ना। हम उन दशाओं की आपसे बात कर रहे हैं। तो फिंच और जो टिवारता महोदय हैं, उन्होंने 2 प्रकार की दशाएं बताई हैं। कितने प्रकार की दशाएं बताई हैं? उन्होंने 2 प्रकार की दशाएं बताई हैं। यदि उन 2 प्रकार की हम दशाओं के आधार पर हम बात करते हैं आपसे, तो हमारे पास में जो बिंदु आता है वह बिंदु यह आता है कि फिंच और टिवारता महोदय की जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम हमारे पास में क्या था, एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी में उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने यह बताया है कि जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो स्कोप है, उस स्कोप को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है ना। एक तो हमारे पास में जो इनका विभाजन का आधार आया, एक तो विभाजन का आधार आ गया हमारे पास में ए, और दूसरा जो विभाजन का हमारे पास में आधार आ रहा है वह आ गया बी। तो ए जो आधार था उसमें हमने कौन सी दशाओं को देखा, प्राकृतिक दशाओं को। हमने कौन सी दशाओं को देखा, उसमें हमने प्राकृतिक दशाओं को देखा। कि कौन सी दशाओं को, उसमें हमने प्राकृतिक दशाओं को शामिल किया है। कौन सी दशाओं को शामिल किया, हमने प्राकृतिक दशाओं को शामिल किया है। जब हमने उसमें प्राकृतिक दशाओं को शामिल किया है, प्राकृतिक दशाओं को शामिल किया है, तो ऐसी दशाएं जिन पर कंट्रोल या नियंत्रण किसका होता है, जिन पर कंट्रोल या नियंत्रण प्रकृति का होता है, अर्थात उनकी निर्माणक और उनका संहारक का कार्य प्रकृति के ही हाथ में होता है। इस प्रकार की जो दशाएं उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार की दशाओं से बनने वाला जो भूगोल का विषय बना, वो भूगोल का विषय बना भौतिक भूगोल। कौन सा भूगोल बना, उसे जो विषय बना वह हमारा भूगोल बनता है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के जो फैक्टर हैं, भौतिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, हम क्लाइमेट का अध्ययन भौतिक भूगोल में ही करते हैं। हम टेराइन पैटर्न का हम अध्ययन किस में करते हैं, हम भूगोल में, भौतिक भूगोल में करते हैं। भूमि के साधन अर्थात भूमि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, हम उन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी हम जिक्र कहाँ पर करते हैं, हमें इसी प्राकृतिक दशाओं में अर्थात भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही हम करते हैं। भूमि से प्राप्त संसाधन, भूमि के जलाशय यानी लैंड वाटर बॉडीज, उसी के साथ साथ हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति, इसी के साथ साथ हम बात करें किसकी, पशुओं की। हम इन सब की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास में क्रम आता है, यानी ये जो प्राकृतिक दशाएं हैं, इन प्राकृतिक दशाओं का जो अगला क्रम हमारे पास में आया, यह क्रम यह आता है कि जो भौतिक भूगोल तैयार हुआ, फिंच और टिवारता ने जो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र में शामिल किया है, उसमें भूमि के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भूमि के कौन से गुण, एक तो भूमि के भौतिक गुण और एक भूमि के कौन से गुण, एक भूमि के रासायनिक गुण, इन दोनों गुणों को इसमें शामिल किया है। ठीक है ना। भूमि के भौतिक गुण एवं भूमि के रासायनिक गुण, अर्थात भूमि के भौतिक और रासायनिक गुण, मिट्टी की दशाएं, सोइल कंडीशंस यानी डिविजन्स ऑफ सोइल्स यानी मिट्टियों के विभाग यानी मिट्टी प्रदेश, इसके अलावा खनिज पदार्थ, तो हम खनिज पदार्थ को कहाँ शामिल कर ले, जैसे नमक खनिजों में शामिल है,
अधात्विक खनिजों में शामिल है, अर्थात वह रासायनिक गुण हो गया। किसका गुण हो गया? वह भौतिक दशाओं का रासायनिक गुणों में शामिल हो रहा है। हम मुख्य रूप से बात करें, इधर हम सांस्कृतिक दशाओं की तरफ आते हैं। तो सांस्कृतिक जो कल्चर कंडीशन तैयार हो रही हैं, उन कल्चर कंडीशन से हमारा जो भूगोल तैयार हुआ वह हमारा सांस्कृतिक भूगोल तैयार होता है। सांस्कृतिक भूगोल में जो हमने शामिल किया है, हम ये बात करना चाह रहे हैं आपसे कि सांस्कृतिक दशाओं के अंतर्गत हम जिसको हम शामिल कर रहे हैं, अर्थात वह मानव से जुड़ा हुआ पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है? वह मानव से जुड़ा हुआ पक्ष होता है, अर्थात मानव की संस्कृति का पक्ष है। मानव की किसका पक्ष है? मानव की संस्कृति का पक्ष है। जब वह मानव की संस्कृति का पक्ष है तो जिसमें वेशभूषा है, खान पान है, रीति रिवाज हैं, व्यापार है, कृषि है, यानी आदि जो गतिविधियां मानव के अधिवास हैं, यानी विभिन्न प्रकार के कल्चरल लैंडस्केप हैं, इन सबको हम कौन से पक्ष के अंतर्गत शामिल करते हैं? इन सबको हम जो शामिल करते हैं वह मुख्य रूप से हम सांस्कृतिक दशाओं के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। जब हम इन सबको सांस्कृतिक दशाओं के अंतर्गत शामिल करते हैं, जो सांस्कृतिक हमारे पास में भूदृश्य होते हैं, अर्थात इनका संबंध येन केन प्रकारेण किससे होता है? इनका संबंध येन केन प्रकारेण मानव से ही होता है। क्योंकि फिंच और टिवारता महोदय ने जो एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी जो पुस्तक है, जो इन्होंने उसका लेखन कार्य किया था, उस लेखन कार्य में इस मानव भूगोल के स्कोप में, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। इस मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है, इस विषय क्षेत्र में उन्होंने दो प्रकार की कंडीशंस की बात की थी। एक फिजिकल कंडीशन या नेचुरल कंडीशन की बात की थी, और उस ओर चलते हैं तो उस ओर हमारे पास में कल्चरल कंडीशन आती हैं, हमारे पास में सांस्कृतिक दशाएँ आती हैं। यदि सांस्कृतिक दशाएँ हमारे पास में आती हैं, जब सांस्कृतिक दशाएँ हमारे पास में आई तो उससे तैयार होने वाला जो हमारे पास में शास्त्र था, यदि हम उस शास्त्र की बात करें तो वह शास्त्र हमारे पास में यानी सांस्कृतिक भूगोल था, कल्चरल ज्योग्राफी थी। मुख्य रूप से हम बात करें इस कल्चर ज्योग्राफी के क्या क्या विषय हैं, हम इस सांस्कृतिक भूगोल में हम जनसंख्या को पढ़ते हैं, पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के साथ साथ ह्यूमन सेटलमेंट्स को पढ़ते हैं, मानव अधिवासों को पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ उत्पत्ति से संबंधित दशाएँ, जिसमें हमारे पास में 3 प्रकार की दशाएँ आई। एक कृषि से संबंधित दशा आती है, दूसरे उद्योग धंधों से संबंधित दशा आती है, और तीसरी जो हमारे पास में दशा आती है वह हमारे शोषक धंधे आते हैं। अर्थात मानव उन्हें जो ऑक्यूपेशन है, वो धंधा है, वो व्यवसाय है, उनका कार्य को संपादित करने के लिए उनका शोषण करता है। मानव किसका शोषण करता है? मानव वनों का शोषण करता है। वनों का शोषण करके वह लकड़ी को काटता है, लकड़ी काट के उस पर आधारित वह फर्नीचर उद्योग की स्थापना करता है। अर्थात ये शोषक उद्योग है। मानव ने नेचर का, प्रकृति का आप मानव ने शोषण किया, और मानवीय श्रम की सहायता से उस प्रकृति से प्राप्त होने वाली उस इमारती लकड़ी को मानव की यूटिलिटी के लिए, ह्यूमन के उपयोग के लिए, मानव के उपयोग के लिए जब उसको काम में लिया तो वह वन मानव के लिए एक सांस्कृतिक संसाधन के रूप में शामिल हुए। वह सांस्कृतिक संसाधन इस प्रकार से हैं, मानव ने उस लकड़ी को बहु इमारती लकड़ी के रूप में परिवर्तित करके विभिन्न प्रकार के संसाधनों में और अपने कल्चर लैंडस्केप, अपने मानवीय अधिवासों में उसका विभिन्न रूपों में उसका क्या किया? उसका उपयोग किया। आगे जो शोषक धंधे हैं, शिकार करना, क्योंकि हम आदिम समय से आज भी हम बात करें, आज तक हम आ जाए इस आधुनिक एरा तक, इस आधुनिक युग तक, इस वर्तमान युग तक यदि हम आ रहे हैं तो हम यहाँ पर आपसे बात करना यह चाहेंगे कि इन शोषक धंधों में मानव ने ऐसे जीव जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे थे, या मानव ने उन जीवों को इसलिए पाला कि उसको उनका भक्षण करना था, उनका हंटिंग करनी थी, उनके शिकार करना था, उनके अस्तित्व को उजाड़ना था मानव ने। मानव आज अपने भोजन के रूप में
इन पशुओं को या इन एनिमल्स को भी शामिल करने लग गया है। तो इससे संबंधित जो धंधा चला, इससे संबंधित जो धंधा चला वह शोषक धंधे के रूप में शामिल होता है। फिशरीज यानी मत्स्य व्यवसाय, मत्स्य पालन की यदि हम बात करते हैं तो मत्स्य पालन को भी मानव ने किसमें शामिल किया? मानव ने अपने शोषक धंधे के रूप में शामिल किया। आज समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, उन समुद्र तटीय लोगों ने अपने भोजन के रूप में मछली को मुख्य रूप से शामिल कर रखा है। हम बात करते हैं खनन, माइनिंग प्रोसेस, अर्थात मानव प्रकृति में उपलब्ध जो खनिज के जो भंडार हैं वो खनन प्रक्रिया के माध्यम से, वो खान के माध्यम से वहाँ पर खनन कार्य किया, खनन कार्य करके उनका दोहन किया, और उनका दोहन करके यानी जो उसकी आवश्यकता थी, उसकी आवश्यकता क्या थी? उसकी आवश्यकता ये थी कि उन खनिजों को प्राप्त करके वह अपने उन्नति का जो कार्य है, जो उसके विकास का जो कार्य है, उस विकास के कार्य को आगे बढ़ा सके। इसी का इस सांस्कृतिक दशाओं का जो हमारे पास में चौथा पक्ष आता है वो आता है कंडीशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी आवागमन की दशाएं जो हमारे पास में, इसका जो चौथा पक्ष आता है, जो चौथा पक्ष हमारे पास में बना वह पक्ष बना हमारे पास में कौन सी दशाएं? हमारे पास में आवागमन की दशाएं, ये फोर्थ पक्ष के रूप में हमारे पास में शामिल होता है। अर्थात पृथ्वी तल के मार्ग व उनका घनत्व, हम किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी तल के मार्ग व उनका घनत्व। यदि हम पृथ्वी तल के मार्ग व उनका घनत्व की बात करें तो पृथ्वी तल पर जो मार्ग हैं, यानी मैं परिवहन की विधाओं की बात करता हूँ, काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के प्रकार। यदि मैं परिवहन के प्रकारों की बात करूँ तो परिवहन के प्रकारों में मेरे पास में आता है स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। यानी मैं तीन प्रकार की विधाओं के रूप में मैं इसको शामिल कर सकता हूँ। जब मैं तीन प्रकार की विधाओं के रूप में मैं इसको शामिल कर सकता हूँ, मेरे पास में स्थल परिवहन आ रहा है, जल परिवहन आ रहा है और वायु परिवहन आ रहा है। तो मैं यदि स्थल परिवहन की ओर में विस्तृत चर्चा करना चाहूँ तो इसमें दो प्रकार के परिवहन आ जाएंगे, यानी इसमें रेल परिवहन भी आ जाएगा और इसी में सड़क परिवहन भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं सड़कों की बात करना चाहूँ तो अंतर महाद्वीपीय सड़कें, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राज्यीय राजमार्ग, जिला सड़कें, सीमांत यानी जो फ्रंटियर जो रोड हैं वो आ जाएंगी हमारी, इसके साथ साथ स्थानीय सड़कें। अब यदि मैं सड़कों की कंडीशन के आधार पर बात करना चाहूँ तो कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें आ जाएंगी, ठीक है ना। आगे मैं आपसे बात करूँ रेल परिवहन, तो रेल परिवहन की मैं बात करूँ तो अपने पास में रेल परिवहन आ जाएगा ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज। यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के मध्य, यानी एक पटरी से दूसरी पटरी के मध्य की जो दूरी होती है, उस दूरी के आधार पर हमने रेलवे को तीन भागों में विभाजित कर रखा है। ब्रिटेन जैसे देश में वहाँ मानक लाइनें चलती हैं, इंग्लैंड जैसे देश में यानी ब्रिटेन में मानक रेलवे आज भी वहाँ प्रचलित है, हमारे वहाँ उसका प्रचलन नहीं है। तो हम मुख्य रूप से बात करें यहाँ पर जो गेज के आधार पर हमने जो रेलवे का स्थल परिवहन की जो विधा है, यानी सेकंड क्रम की विधा जो हमने शामिल कर रखा है, उसमें ब्रॉड गेज, उसमें मीटर गेज, उसमें नैरो गेज को हमने शामिल कर रखा है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आपसे घनत्व की कि इस स्थल यानी इस स्थल भाग पर पाए जाने वाले जो हमारे पास में परिवहन के साधन हैं, उन परिवहन के साधनों की डेंसिटी क्या है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले परिवहन के साधनों का जाल परिवहन घनत्व कहलाता है। परिवहन घनत्व की मैं आपसे बात करना चाहूँ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले, यानी इन जो साधनों का जाल है या जो परिवहन का जाल है, जैसे सड़कों का जाल, जैसे रेलवे की लाइनों का जाल, इसी को ही हम परिवहन घनत्व के नाम से संबोधित करते हैं।
आवागमन के साधन, तो हम आवागमन के साधनों की बात करेंगे तो एक तो पुरातन समय में चलने वाले साधन और एक वर्तमान समय में द्रुत गति से चलने वाले यानी फास्ट रूटों पर चलने वाले साधन। प्राचीन काल में मानवीय श्रम की सहायता से और पशु श्रम की सहायता से विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों की या विधाओं का संचालन किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इनोवेशन के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की तकनीकों के माध्यम से आज हमने ऐसे क्षेत्रों पर भी हमारी अप्रोच बनाई है, ऐसे क्षेत्रों में भी परिवहन के मामले में हमारी पहुंच बनी है जहां पर मानव कभी पहुंच ही नहीं सकता था। यानी ऐसे हिल एरियाज पर, ऐसे समुद्री भागों पर, यानी ऐसे क्षेत्रों पर जो हमारे दुर्गम मार्ग थे, हमारे दुर्गम क्षेत्र थे जहां पर मानव कभी पहुंच नहीं सकता था, तो वहाँ पर भी मानव ने विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से पहुँच बनाई है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम फिर वो मार्ग की बात करें, हमारे पास में आता है यानी वायु परिवहन। तो एक होता है वायु परिवहन इंटरनेशनल और एक होता है नेशनल, यानी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें। ठीक है ना। तो इस प्रकार की हम वायु परिवहन को शामिल करते हैं। इसके अलावा जल परिवहन में एक आंतरिक जल मार्ग होता है और एक अंतर महाद्वीपीय जल मार्ग होता है। एक आंतरिक और एक अंतर महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप अंतर महासागरीय एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ने वाले बोट यानी जलयान। ठीक है ना। यानी वो एक सागर और महासागर को दूसरे से, यानी उसमें इस ओर से आ सकते हैं, उस ओर से जा सकते हैं, यानी इस छोर से उस छोर तक जाना, इस किनारे से उस किनारे तक जाना, यानी यह हमारे पास में शामिल है। किसमें? यह हमारे पास में शामिल हुआ है जल परिवहन। एक ऐसे होते हैं जो एक ही सागर के इस छोर से उस छोर की ओर जाते हैं, तो हम उनको आंतरिक जलमार्ग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हम उनको आंतरिक जल मार्ग के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं आयात और निर्यात की, यानी आयात और निर्यात का जो संपादित किया जाता है वो भी फिंच और टिवारता महोदय के अनुसार यानी मानव भूगोल का ही विषय क्षेत्र है। जब मानव भूगोल का ही विषय क्षेत्र है तो फिंच और टिवारता महोदय ने यह संबोधित किया है, यह जानकारी हमारे तक उपलब्ध करवाई है कि यानी मानव अपने आवश्यकता की वस्तुओं का, यानी वस्तुओं का और सेवाओं के आदान और प्रदान को हम ट्रेड कहते हैं, व्यापार कहते हैं। या तो सेवा का आदान प्रदान होगा या थिंग्स का या वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। आयात और निर्यात में हम व्यापार को शामिल करते हैं, अर्थात जो हमारा व्यापार होता है वो किस में शामिल होता है? वो हमारे आयात और निर्यात में शामिल होता है। यदि हमारे पास में कंज्यूमर ज़्यादा है और वस्तुओं की सप्लाई कम है, तो हम मांग और पूर्ति के मध्य यानी बैलेंस बनाने के लिए, यानी उसको हम व्यवस्थित करने के लिए हम किसी वस्तु को आयात करेंगे। अब आयात एक प्रांत से दूसरे प्रांत में हो सकता है, आयात एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हो सकता है, आयात एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के देश के साथ हो सकता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम बात किसकी करें? हम आपसे बात करें निर्यात की। तो निर्यात का मतलब होता है कि हमारे पास में कंज्यूमर तो हैं कम और वस्तु का उत्पादन है ज़्यादा, यानी उस वस्तु का उत्पादन है अधिक। जब वस्तु का उत्पादन हमारे पास में अधिक है तो वस्तु का उत्पादन अधिक होने के कारण से यानी हमने हमारी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया है, उस घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ हम जो बची हुई जो सरप्लस जो वस्तुएं हैं या जो थिंग्स है, जो सामान है, हमने उसको अन्य प्रांत में, अन्य प्रदेश में, अन्य महाद्वीप में हमने उसको कहाँ बाहर भेज दिया, अर्थात उससे हमारे को आय की प्राप्ति हुई। उस आय से हमारे एक प्रांत का, प्रदेश का राजस्व बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा। वह राजस्व देश के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में खर्च हुआ। जब देश के विकास कार्यों में उस राजस्व को हमने खर्च किया
तो उससे देश की जो आधारभूत सुविधाएं थी, उन देश की आधारभूत सुविधाओं का हमने प्रसार किया, उनको बढ़ाने का कार्य किया, उनका दायरे को हमने बढ़ाया। जब हमने उनके दायरे को बढ़ाया तो मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं के मध्य बैलेंस होने लगा। तो फिंच और टिवारता महोदय हैं, यानी उन्होंने मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, उस विषय क्षेत्र की इन्होंने विस्तृत रूप से व्याख्या की है। और इन दोनों की एक संयुक्त पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। उस एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी में मानव भूगोल की विषय क्षेत्र की विस्तृत रूप से व्याख्या की, जिसमें इन्होंने 2 तत्वों को शामिल किया। एक तत्व तो जो इनके पास में आया वह तत्व था प्राकृतिक दशाएं, और दूसरा जो इनके पास में तत्व था वह था सांस्कृतिक दशाएं। अर्थात मानव से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के पहलू, यदि कोई प्राकृतिक पहलू है तो वो प्राकृतिक दशाओं में शामिल हो गया। यदि कोई मानव से जुड़ा हुआ कोई संस्कृति का पहलू है, कल्चर का पहलू है, तो संस्कृति का संबंध भी किससे है? संस्कृति का संबंध भी तो मानव से ही है ना। जब संस्कृति का संबंध मानव से है, जब संस्कृति के द्वारा मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो क्या आप उसको भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल नहीं करोगे? तो फिंच और टिवारता महोदय ने अपने शब्दों के माध्यम से भूगोल के विषय क्षेत्र को प्राकृतिक दशाओं में और मानवीय दशाओं में, 2 प्रकार की दशाओं में उन्होंने बांधने का कार्य किया है। जब 2 प्रकार की दशाओं में उन्होंने बांधने का कार्य किया है, जब 2 प्रकार की दशाओं में उन्होंने इसको बांधा है, तो उन्होंने इस प्रकार से बांधा है कि मुख्य रूप से हम बात करें कि प्राकृतिक दशाओं से तो भौतिक भूगोल तैयार हो जाए और सांस्कृतिक दशाओं से हमारा सांस्कृतिक भूगोल तैयार हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे फर्स्ट यूनिट के इन टॉपिक्स को काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं। यदि अभी तक आपको जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस महाविद्यालय के जो विषय अध्यापकों के द्वारा जो आपको ऑनलाइन वीडियो प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप उनका समय समय पर अवलोकन करते रहें और आप अपने अध्ययन को निरंतरता के साथ आगे गति देते रहे। मेरा मानना है कि आने वाले समय में जब हमारे यानी प्रांत में या देश में सामान्य स्थिति होगी और इस वैश्विक महामारी से हम सभी लोग बाहर निकल पाएंगे, तो ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से हम आपसे मुखातिब होंगे। तो हमारा ये जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम इतना आगे बढ़ जाना चाहिए जिससे कि जब भी यानी हमारी सामान्य स्थिति हो और हम ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से क्लासरूम में बैठ करके आप लोगों के साथ हम पठन पाठन का कार्य करें, तो हमारे सामने ये समस्या नहीं आए कि इतने महीने हमारे सत्र के बीत चुके हैं, अभी तक हमारा पाठ्यक्रम आगे नहीं बढ़ा है। आपके इसी मानसिक दबाव को कम करने के लिए इस महाविद्यालय के द्वारा ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये जो ऑनलाइन क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, यानी इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से हम जो आपके संबंधित विषयों के जो प्रश्न पत्रों के जो पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी हम काफ़ी इसे आपके जो विषय हैं उनको हम काफ़ी आगे तक बढ़ा चुके हैं और हम आगे जब तक सामान्य स्थिति नहीं होती है तब तक हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आपका नैतिक दायित्व ये बनता है कि संस्था के द्वारा जो आपको प्रोवाइड करवाया गया जो ऐप है, यानी उस ऐप के माध्यम से समय समय पर आपके संबंधित विषय से संबंधित जो वीडियो आपको प्रोवाइड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, आप उनका वाच करते रहे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को यहीं पर हम विराम देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी तो हम इसी मानव भूगोल के जो प्रथम यूनिट है इसके हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम हमारी क्लास को आज हम विसर्जन की ओर लेकर के चलते हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से यानी शुभकामनाएं। धन्यवाद।